तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस क्यूरियोसिटी चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं एक श्लोक से। छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ते स्वयमात्पे फलान्यपि परथार्य वृक्षा सत्पुरुषा इव। बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। पहला टॉपिक है घास किसे कहते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे जो ज़मीन पर रेंग कर या गुच्छों में उगते हैं और मुख्य रूप से पालतू पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उसे हम घास कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, इसको हम दूब कहते हैं। ये एक प्रकार का घास है। बांस है, ये भी एक प्रकार का घास है। आमतौर पर जो घास है ये जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होते हैं। दुनिया में सबसे लंबा तेज़ी से बढ़ने वाला जो घास है उसे हम बांस कहते हैं, बम्बू इंग्लिश में कहते हैं। ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला घास है। दूसरा टॉपिक है झाड़ियाँ या झाड़ किसे कहते हैं। झाड़ी एक मध्यम आकार के लकड़ी वाले पौधे को कहते हैं जो पेड़ से छोटे होते हैं, शाख से लंबे होते हैं, लेकिन भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये ज़मीन है, ज़मीन के निकट से ही ये शाखा के रूप में निकलते हैं। इसमें एक मुख्य तना नहीं होता है और इसके तने जो है मोटे मोटे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन इसके जो तने होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, ज़मीन से ही शाखाओं के रूप में निकलते हैं, इसलिए ये झाड़ी कहलाते हैं। और यह पेड़ से हाइट में छोटे होते हैं। इनके तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। उदाहरण में गुलाब, गुड़हल, कपास, मेहंदी, चमेली ये सब झाड़ियाँ हैं। यहाँ देख सकते हैं ये कपास का खेती है। कपास एक प्रकार का झाड़ है। दुनिया में सबसे बड़ी झाड़ी जो है वो गुलाब की झाड़ी है। यहाँ देख सकते हैं जो गुलाब का झाड़ होता है दुनिया में सबसे बड़ा झाड़ है। दुनिया में सबसे छोटी झाड़ी जो है ड्वार्फ विलॉक्स है। ये जो है पुदीने का आकार का होता है। ड्वार्फ विलॉक्स ये दुनिया में सबसे छोटा झाड़ी है। तीसरा टॉपिक है शाख किसे कहते हैं। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये आकार में छोटे, इनके तना जो है हरा होता है और कोमल होता है। ये छोटे से आकार में ही ये फल देने लगते हैं। इन्हें हम शाख कहते हैं। उदाहरण में टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्चा का पौधा हो गया, ये सब शाख की गिनती में आते हैं। तीसरा है वृक्ष किसे कहते हैं। ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण में आम का पेड़, लीची का पेड़, सेब का पेड़ या जितने भी प्रकार के पेड़ हैं वो सब यही विशेषता है कि उनके जो तने होते हैं कैसे होते हैं, मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय होते हैं, लकड़ी के काम में आते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पेड़ का एक चित्र दिया हुआ है। इसका जो इसमें है एक मुख्य तना है, मुख्य तना में से शाखाएँ निकली हुई हैं और ये जो शाखाएँ निकली हुई हैं ज़मीन से कुछ हाइट पर निकली हुई हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वृक्ष या पेड़ कहते हैं। कितने सारे वृक्ष हैं जो केवल जो है इसमें पत्ता होता है, केवल ऑक्सीजन देते हैं, फल नहीं देते हैं। और कितने वृक्ष ऐसे होते हैं जो फल भी देते हैं। इसके बाद है जैव विविधता किसे कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों में कीट हो गया, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब सूक्ष्म जीव में आते हैं। इसे विविधता कहते हैं। देखेंगे एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हो गया बटरफ्लाई, कमल का फूल, पानी, मिट्टी, कीट, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब जो है क्या है, जैव विविधता है, जैव विविधता कहलाते हैं। लता, इसके बाद का टॉपिक है लता किसे कहते हैं।
कमज़ोर तने वाले पौधों को लता कहा जाता है, जो अपने दम पर सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आरोही लता और विसर्पी लता। आरोही लता जो होता है उसे हम इंग्लिश में क्लाइंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं, क्लाइंबर। और जो विसर्पी लता है उसको हम क्रीपर कहते हैं। क्रीपर जो होता है ये ज़मीन से सट के फैलता है, इसमें खड़ा रहने का क्षमता नहीं होता है। लेकिन वही जो क्लाइंबर है ये लंबवत बढ़ता है, देख सकते हैं ये लंबवत बढ़ता है। इसको लंबवत किसी सहारे दे दिया जाए तो ये लंबवत मतलब बढ़ेगा, लंबवत वृद्धि करेगा। क्लाइंबर के जो फल होते हैं ये जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वही जो क्रीपर होता है विसर्पी लता, उसके जो फल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जैसे कद्दू, लौकी, ये सब जो है क्रीपर्स में होते हैं। लेकिन वही क्लाइंबर में करेला, खीरा, अंगूर, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे फल, ये क्लाइंबर्स में होते हैं, आरोही लता में होते हैं। आरोही लता जानेंगे हम। वे कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, बल्कि किसी सहारे की मदद से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ये लंबवत बढ़ते हैं। क्लाइंबर जो होता है ये क्लाइंबर जो होता है ये लंबवत बढ़ता है, लंबवत, यहाँ देख सकते हैं ये लंबवत बढ़ता है। उदाहरण में मनी प्लांट हो गया, अंगूर का बेल, करेला, खीरा, मटर आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? आरोही लता के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आरोही लता का जो फल होता है वो छोटा छोटा होता है। कैसे होता है? छोटा छोटा होता है। इसके बाद हम देखेंगे विसर्पी लता। कमज़ोर तने वाले पौधे जो भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं, इन्हें खड़े रहने के लिए सहारे की क्षमता नहीं होती है, उसे हम विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण में तरबूज, शकरकंद, लौकी, कद्दू। हम जैसे कि मैंने बताया विसर्पी लता के जो फल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कद्दू हो गया, शकरकंद हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिराएँ किन्हें कहते हैं? सिराएँ, इसको हम लोग इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, वेन्स। मनुष्य में पाया जाता है वेन्स, और प्लांट में भी पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली पतली पतली रेखाओं या धारियों को सिराएँ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो धारियाँ बनी हुई हैं, पतली पतली पत्ते पर जो धारियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं को हम सिराएँ कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। देखिए सिरा विन्यास, ये जो धारियाँ होती हैं, धारियाँ के फैलने के तरीके को हम सिरा विन्यास कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं पत्तियों में सिराएँ के फैलाव के तरीके को हम सिरा विन्यास कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जालिका रूपी होता है और एक समानांतर रूपी सिरा विन्यास होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो सिरा विन्यास है ये जालिका रूपा है, जालिका रूपी सिरा विन्यास है। इसमें जो है सिराएँ निकली हुई हैं, एक में से दो, दो में से तीन, ऐसे सिरा विन्यास जो है इसमें निकला हुआ है, वेन्स निकला हुआ है। लेकिन वही इसमें आप सिरा विन्यास को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे समानांतर, एक के सामने एक जो है धारियाँ बनी हुई हैं, तो ये हो जाएगा समानांतर और ये हो जाएगा जालिका रूपी सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास, इसमें सिराएँ जाल जैसी संरचना बनाती हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये जाल जैसी संरचनाएं जो है ये बनाती हैं। लेकिन वही समानांतर रूपी सिरा विन्यास में इसमें सिराएँ जो हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूसला जड़। पौधों की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। उदाहरण में गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, सरसों, धनिया इत्यादि जो है ये सब मूसला जड़ के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ देख सकते हैं पौधा जो है इसमें एक मुख्य जड़ है और इसमें से छोटी छोटी जो है जड़ें निकली हुई हैं। तो जो मेन जड़ होता है उसी को हम मूसला जड़ कहते हैं। और एक बात इसमें गौर करिएगा, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, मूसला जड़ वाले जो पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जो जालिका रूपी होती हैं। मूसला जड़ के जो भी पौधे होते हैं वो जालिका रूपी होते हैं।
पौधे की पत्तियाँ मूसला जड़ के पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं वो जालिका रूपी होती हैं। झखड़ा जड़ किसे कहते हैं या रेशेदार जड़? पौधे की जड़ें जो पतली जड़ों की गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं, ऐसी जड़ों को झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। हमने देखा यहाँ पे जो मूसला जड़ में जो पार्श्व जड़ें जो थीं, छोटे छोटे जो रेशाएँ थीं, जड़ें थीं, वो एक मुख्य जड़ में से निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है छोटी छोटी जड़ें आधार से ही, ये जो आधार हो गया, आधार से ही मतलब जाली के रूप में निकलने लगती हैं। इसी को हम झखड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। और एक बात, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, मतलब झखड़ा जड़ वाले जो पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो समानांतर होती हैं। वो कैसे होती हैं? समानांतर रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें, एक के सामने एक निकलता है। बीज पत्र, बीज पत्र संस्कृत शब्द है, इसी को हम लोग हिंदी में बीज का पत्ता कहते हैं। पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बीज के अंकुरित होने पर पौधों की पहली पत्ती बनता है। इसे सरल भाषा में बीज पत्ता या बीज का पत्ता कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। एक बीजपत्री वाला जो बीज होता है उसमें से एक पत्ता निकलता है, लेकिन वही जो दो बीजपत्री वाला पौधा होता है उसमें से दो पत्ते निकलते हैं। देखेंगे हम एक बीजपत्री, जिनकी बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है उन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं। अंकुरण के समय इनसे केवल एक पत्ती निकलती है, एक पत्ती केवल निकलती है। इसमें समानांतर शिराविन्यास और झखड़ा जड़ तंत्र होता है। एक बीजपत्री में समानांतर शिराविन्यास और झखड़ा जड़ तंत्र होता है। देखेंगे यहाँ पे ये एक पौधा हो गया, मान लीजिए इसके जड़ जो है झखड़ा है, लेकिन इसकी जो पत्ती है इसमें समानांतर शिराविन्यास होगा। उदाहरण में चना, मटर, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी आदि, ये सब जो उदाहरण हैं ये दो बीजपत्री के हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा। ये जो एग्जाम्पल हैं ये सब दो बीजपत्री के हैं, एक बीजपत्री के नहीं है। एक बीजपत्री में आपका आएगा मक्का, गेहूँ, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक बीजपत्री के हैं। ये अंकुरण के समय ये पौधे जो होते हैं ये एक बीज, इसमें से एक पत्ता निकलता है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा टॉपिक है द्विबीजपत्री, यानी कि दो पौधे वाले बीज। जिन बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। बीज को दबाने पर ये दो बराबर भागों में बट जाते हैं। जैसे आप चना को दबाइएगा तो दो भाग में बट जाएगा, मटर को, मूंगफली को, बादाम को दबाइएगा तो ये दो भाग में टूट जाते हैं। अंकुरण के समय इनसे दो पत्तियां निकलती हैं। इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़तंत्र होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि एक बीजपत्री में झखड़ा जड़तंत्र होता है और समानांतर शिराविन्यास होता है पत्तियों में, लेकिन वैसे ही द्विबीजपत्री में एक मुख्य जड़ होता है जिससे छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन वही उनके पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो जालिका रूपी होती हैं। वो कैसे होती हैं? जालिका रूपी होती हैं। देखेंगे हम भिन्नताएं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में बीजपत्र जो होता है एक बीज होता है, एक बीज का पत्ता होता है। द्विबीजपत्री में दो बीज का पत्ता होता है। एक बीजपत्री में जड़ कैसा होता है? झखड़ा जड़ होता है और रेशेदार जड़। और द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होता है। एक बीजपत्री में पत्तियां कैसे होती हैं? तो समानांतर शिरा विन्यास होता है पत्तियों में, और द्विबीजपत्री में जालीदार शिरा विन्यास होता है। और एक बीजपत्री में जो फूल होते हैं, फूल के जो भाग हैं 3 के गुणक होते हैं, यानी कि 3 फूल निकला होगा या 6 या
3 का मल्टीपल 9 फूल निकले होंगे, 3 के गुणक होंगे। लेकिन वही द्विबीजपत्री में जो फूल होंगे वो 4 या 5 के गुणक होंगे, यानी 4 होगा फूल, 4 फूल का पत्ता होगा, या 8 होगा, या 5 होगा, या 10 होगा, यानी 5 के गुणक या 4 के गुणक में द्विबीजपत्री के फूल निकलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खुर। खुर किसे कहते हैं? स्तनधारी जानवरों में पैर की उंगलियों का अंतिम हिस्से को हम खुर कहते हैं। खुर ये केरोटीन नामक सख्त पदार्थ से बना होता है। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है, उसी से बना होता है। ये चलने पर उनके शरीर का भार सहन करता है और उंगलियों को रक्षा करता है। जो खुर होते हैं ये रेतीले जानवर और जो स्थानीय मतलब जो सख्त सतह होता है, जैसे ये मिट्टी हो गया, पत्थर वाले इलाके में जो जानवर होते हैं उनके खुर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन वही देखेंगे जो रेतीले होते हैं, रेतीले जानवर के जो खुर होते हैं वो चौकोर होते हैं, थोड़े से चौड़ा होते हैं, जिससे उनको रेत में चलने में सहायता मिलती है। लेकिन वही देखिए जो पहाड़ी जानवर होते हैं उनके खुर कैसे होते हैं। पहाड़ी बकरी है, उसका खुर जो है 4 भाग में बटा हुआ है, जिससे उसको पहाड़ पे चलने में, पहाड़ चढ़ने में आसानी होती है। तो अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से जानवरों के खुर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। जैसे विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं की विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। जैसे हम ही कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने जाते हैं, मान लीजिए हमारे राज्य में गर्मी पड़ रही है, दूसरे राज्य में ठंडी पड़ रही है, तो वहाँ हमें अनुकूलन होने में 1 दिन का समय लगता है, वहाँ के वातावरण में, वहाँ के मौसम में। उसी को अपने आप को ढाल लेना वहाँ के वातावरण में या वहाँ के मौसम में, उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। जैसे देखेंगे रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं वो मांसल होते हैं, उनमें पत्तियाँ जो होती हैं कांटेदार रूप में होती हैं, उनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनके तना से होता है, ठीक है। लेकिन वही हम देखेंगे जो तालाब में होते हैं पौधे, उनका जो तना होता है वो अंदर से खोखला होता है, जिससे वो हल्का हो जाता है, पानी पर तैर सकते हैं। देखेंगे पहाड़ों में अक्सर जो है मिट्टी जो होती है, सतह जो होता है वो सख्त होता है, जिससे जड़ें जो है बाहर की ओर ही निकली हुई होती हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं पहाड़ क्षेत्र में, पेड़ अक्सर उनके जो पत्ते होते हैं वो शंकु आकार में होते हैं, ट्रायंगल रूप में होते हैं, जिससे बर्फ़ पड़ने पर वो आसानी से जो है बर्फ़ नीचे आ जाता है, जिससे पत्ते को कोई नुकसान नहीं होता है, पत्ता नहीं झड़ता है। उसके कुछ उदाहरण हैं पौधे के, देखेंगे 1 नंबर हम रेगिस्तानी पौधे। इनकी पत्तियां पानी बचाने के लिए कांटों में बदल जाती हैं और तना मांसल होकर पानी जमा करता है, और रेगिस्तानी पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण तना से होता है। 2 नंबर है जलीय पौधे। इनके तने खोखले और हल्के होते हैं ताकि वे पानी पर तैर सकें। घने जंगलों के पौधे जो हैं कम रोशनी में जीवित रहने के लिए इनकी पत्तियां बहुत बड़ी और चौड़ी होती हैं ताकि अधिकतम सूर्य का प्रकाश सोख सके। देखिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे वो सूर्य का प्रकाश लेकर अपना भोजन बना सके, प्रकाश संश्लेषण कर सके। पर्वतीय पौधे पानी रोकने के लिए इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। बर्फ़ से बचने के लिए इनके पत्ते शंकु आकार के होते हैं। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।